हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किए थे बिहार बीएससी नर्सिंग और जो है पैरा मेडिकल के लिए, ये बायोलॉजी का मैराथन क्लास स्टार्ट किए थे। यहाँ पे हम देख रहे थे मिक्स क्वेश्चन कहाँ से, तो फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर क्लास कैसा लगा आपको जो है कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अच्छा लगे या ना लगे लेकिन कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, राइट आंसर दीजिए। केल्विन चक्र के कितने पद ग्लूकोज के एक अणु बनाते हैं? केल्विन चक्र के कितने पद जो है ग्लूकोज के एक अणु बनाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 8, 2, 6, 4। क्या होगा राइट आंसर? कितने केल्विन के कितने चक्र जो है ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करेगा? तो देखिए, केल्विन चक्र होता क्या है। केल्विन चक्र जो है या क्लोरोफिल में या क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। कहाँ होता है ये? क्लोरोप्लास्ट में होता है केल्विन चक्र। और केल्विन चक्र के एक चक्र में, केल्विन चक्र के एक बार में जो है CO2 का एक अणु का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। और जो है हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं उसका जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे केल्विन के एक चक्र में कितने CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है? एक। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज के अणु बनाने के लिए हमको कितनी बार करना होगा? तो 6 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम ऐसा है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका कैटालेज, रुबिस्को, नाइट्रोजिनेज, इन्वर्टेज। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो रुबिस्को एंजाइम जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया से, क्या पूछा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया से और प्रकाश अभिक्रिया में ऊर्जा का हस्तांतरण किसमें? और प्रकाश अभिक्रिया में, प्रकाश अभिक्रिया से और प्रकाश अभिक्रिया में ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है किस रूप में होता है? ADP के रूप में होता है या ATP के रूप में या RUDP के रूप में होता है या क्लोरोफिल के रूप में? क्या होगा राइट आंसर? ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, RUDP यानी कि रुबिडियल डाइफॉस्फेट, क्लोरोफिल तो आपको पता ही होता है हरित लवक। किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि ATP के रूप में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है? निम्नलिखित में कौन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। ऐसा क्षमता किस में होता है? क्लोरोफिल में या जल के अणु में या ऑक्सीजन में या RUBP में? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्लोरोफिल जो है क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिसमें जो है प्रकाश के जो ये ऊर्जा होते हैं जल के अणु जो होते हैं इसका विघटन करते हैं, ठीक है। जल के अणु को क्या करते हैं? विघटन करते हैं और इससे ऑक्सीजन मुक्त कराते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिकतम संख्या में ATP अणुओं को बनाता है, वह श्वसनीय पदार्थ कौन सा है जो अधिक मात्रा में ATP अणु को बनाएगा? ऑप्शन है आपका कीटोनोजेनिक एमिनो अम्ल, उसके बाद है आपका ऑप्शन बी में ग्लूकोज, ऑप्शन सी है आपका एमाइलेज, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। क्या होगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पे कीटोनोजेनिक अम्ल जो है, एमिनो अम्ल जो है, इससे ना 24 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। और ग्लूकोज से कितना होता है? 38। और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP का निर्माण होता है।
कीटोनेजेनिक एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण से 24 और जो है ग्लूकोज से 38। एमाइलेज जो है ये एंजाइम है, ना कि श्वसनीय पदार्थ होता है। ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में भोजन के रूप में संचित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वास्थ्य मानव वयस्क के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। एक सामान्य स्वस्थ मानव वयस्क के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है आपका 12 से 16 mg, ऑप्शन बी में है 5 से 11 mg, ऑप्शन सी है आपका 25 से 30 mg, ऑप्शन डी है आपका 17 से 20 mg। क्या होगा राइट आंसर। एक स्वस्थ मानव में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा इसकी जो मात्रा होगी 12 से लेकर के 16 mg मिलीग्राम के रक्त में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, लिम्फ यानी लसिका का क्या कार्य है। लसिका क्या कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन को मस्तिष्क तक परिवहन करना, CO2 को फेफड़े तक का परिवहन करना, अंतराली द्रव को रक्त के वापस भेजने का, WBC और RBC लसिका नोडों की पूर्ण वापसी करना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अंतराली द्रव को रक्त में वापस भेजने का कार्य करता है कौन, तो हमारा लिम्फ यानी कि लसिका जो है अंतराली द्रव को क्या करता है, लसिका में भेजने का कार्य करता है। इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहा जाता है। मान लीजिए ये 2 सेल है, इसके बीच में जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, इसको कहाँ भेजता है, रक्त में वापस भेजने का कार्य करता है, ताकि रक्त की मात्रा पूर्ति हो सके हमारे शरीर में। ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, ओ रक्त वर्ग वाले शिशु के बी रक्त वर्ग वाले पिता का जीन का रूप होगा। क्वेश्चन क्या है, वो रक्त वाले शिशु के बी रक्त वर्ग वाले पिता का जीन रूप क्या होगा। यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है, ठीक। ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, IOIB, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। ओ रक्त वर्ग वाले जो और अप्रभावी वाले एलील के कारण होता है, ठीक है। ओ रक्त वर्ग वाले जो होते हैं किसके कारण होता है, ओ रक्त वर्ग वाले जो होते हैं अप्रभावी एलील के कारण होता है, इसमें IOO, ठीक है। अप्रभावी एलील जो होते हैं IOO होता है, तथा ये जो है ना, ए ब्लड ग्रुप वाले, ए ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं इसका जो है समूहन होता है, तो प्रभावी समूहन होती है, ठीक है। समूहन प्रभावी होती है। एक ब्लड ग्रुप वाले का समूहन क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और इसका जो है 2 प्रकार से होता है, ठीक है। इसका समूहन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, लाइक IA और IA, ठीक। और जो दूसरा होता है एक समयुग्मनजी होता है, दूसरा क्या होता है इसी का विषमयुग्मनजी, IAIO, ठीक है। और जो है बी ब्लड ग्रुप वाले का जो होता है इसी तरीके से होगा, IB और होगा, ये तो समयुग्मनजी हो गया। एक होता है विषमयुग्मनजी IBIO, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर एक जीन वाले, ठीक है, ओ जीन वाले IO है ना जो है, अगर बेटे का जीन O है, अगर मम्मी का और पापा का अलग अलग आते हैं, तो यहाँ पे जो है होने की संभावना जो है बी ब्लड ग्रुप वाले, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा राइट आंसर, यही हो सकता है IAB और IO,
ठीक है, यही होने की संभावना है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सत्य फल है, निम्न में कौन एक सत्य फल है। आपको सत्य फल का निर्माण के बारे में पता होगा। ठीक है, ये आपका अंडाशय हो गया, आप लोग जो है पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपका अंडाशय होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, इसे वर्तिकाग्र कहलाता है। यहाँ पे ओव्यूल होता है, यहाँ से इसका पुंकेसर निकलता है। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया यानी कि परागन की से जो निषेचन होती है यहाँ पे होती है अंडाशय में। ठीक है, ये क्या होता है, अंडाशय होता है। जब परागन की क्रिया अंडाशय में ही हो जाता है तब इससे क्या बनता है, सत्यफल का निर्माण होता है। ठीक है, तब सत्यफल का निर्माण होता है। अगर निषेचन की क्रिया पुष्पासन में होता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी पुष्पासन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पुष्पासन होता है। अगर निषेचन की क्रिया पुष्पासन में होता है तब जाकर के आपका असत्य फल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर यही निषेचन की क्रिया ना तो अंडाशय में होकर के ना तो पुष्पासन में होकर के कहाँ पे हो जाए, वर्तिकाग्र पे हो जाए, तब कौन सा फल का निर्माण होता है, अनिषेक फल का निर्माण होता है। ठीक है, तब कौन सा फल का निर्माण होता है, अनिषेक फल का निर्माण होता है। और अंडाशय देखिए यहाँ पे अनिषेक फल का उदाहरण बताएं तो केला। ठीक है, अनिषेक फल का उदाहरण है केला। और सत्य फल आपको सेब के बारे में जानते होंगे, असत्य फल सेब होते हैं, अच्छा उदाहरण है सेब। और जो बाकी बात जो है सेब, काजू, ये नारियल उरियल जो हो गया, नाशपाती जो हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नाशपाती जो होते हैं सत्य फल होता है। ठीक है, बाकी बात ये सब इसका लिए रॉन्ग है। ठीक है, नाशपाती जो है एक प्रकार का क्या है, सत्य फल का उदाहरण है। इसके अलावा आम याद रखिएगा, आम, लीची हो गया, उसके बाद जो है आपका और भी होते हैं, जामुन हो जाता है, ये सभी क्या होते हैं, सत्य फल होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन एक प्यूरिन की संरचना है, निम्न में कौन जो है एक प्यूरिन की संरचना है। ठीक है, प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम जीव थे, प्रथम जीव कैसे थे, रसायन स्वपोषी थे या रसायन विषम पोषी थे, विषम पोषी थे या यूकेरियोट्स थे। जो शुरू में जीव अवतरित हुए थे आदि जीव कहलाए थे, आपको पता होगा। ठीक है, और आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में पढ़े होंगे तो दो प्रकार के बैक्टीरिया पढ़े होंगे, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया। ठीक है, और जो ये सब जो थे आर्की बैक्टीरिया जो थे ये क्या थे, शुरू में जो आए ये विषम रसायन विषम पोषी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कशाभिक चल बीजाणु भूरे शैवाल, द्विकशाभिक चल बीजाणु भूरे शैवाल। भूरे शैवाल क्या होता है, शैवालों के एक समूह होते हैं जिसमें जो है चल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें द्विकशाभिक होते हैं और ये गतिमान होते हैं। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद जो है डेमाधानी मर्केंसिया, मर्केंसिया क्या है, ब्रायोफाइटा वर्ग के एक पौधा है। ठीक है, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स पौधा है, ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं जिसमें जो है अलैंगिक जनन के दौरान किस का निर्माण होता है, जेमाधानी का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी सही है। पॉलीसैफेनिया जो है एक प्रकार का शैवाल होता है, लेकिन इसमें जो है एक कशाभिक युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें युग्मक का जो निर्माण होता है एक कशाभिक नहीं होता है, एक गतिशील होते हैं। अगर कशाभिक हो गया तो ये गतिमान हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो बनते ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। देखिए, कॉलेरा जो होता है एक शैवाल होता है, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, ये तो सही है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा
3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका टी.ओ. डायनर। ठीक है, टी.ओ. डायनर ने किस खोज की थी, किसका खोज किया था टी.ओ. डायनर ने, ये आपको बताना है। जीवाणु भोजी की, या फिर जो है मुक्त संक्रामक डीएनए की, संक्रामक प्रोटीन की, या मुक्त संक्रामक आरएनए की। टी.ओ. डायनर ने किसका खोज किया था, ये आपको बताना है। बताइए गाइज, टी.ओ. डायनर जो है किसका खोज किया था, जीवाणु भोजी की, या फिर जो मुक्त संक्रामक डीएनए की, संक्रामक प्रोटीन की, या मुक्त संक्रामक आरएनए की, किसका खोज किया था टी.ओ. डायनर ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुक्त संक्रामक आरएनए की खोज किया था टी.ओ. डायनर ने। ऑप्शन एम है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी के जी खोज किया था विलियम टोवर्ड ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम टोवर्ड। ठीक है, और ऑप्शन सी में जो है मुक्त संक्रामक प्रोटीन, इसका किया था स्टेनले प्रोसिनर ने। ठीक है, संक्रामक प्रोटीन का खोज किसने किया था, स्टेनले प्रोसिनर ने। ठीक है, और जो है टी.ओ. डायनर ने किसका किया था, मुक्त संक्रामक आरएनए। देखिए, आरएनए के ऊपर एक प्रकार का कैप्सिड होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन की होती है। इसके नहीं रहने के कारण ये क्या होता है, मुक्त संक्रामक होता है, मुक्त संक्रामक आरएनए होता है। इसी का खोज किया था टी.ओ. डायनर ने। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के एक जीनोम में कितने क्षार युग्म होंगे, ये बताना है आपको। किसी व्यक्ति के एक जीनोम में कितने क्षार युग्म होंगे। ऑप्शन है आपका 7 × 10⁴। ऑप्शन बी में है आपका 2.8 × 10⁻7। ऑप्शन सी में है आपका 3 × 10⁹। ऑप्शन डी में है आपका 4 × 10⁹। क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। लगभग में कितना होता है, 3 बिलियन के करीब होता है, 3 बिलियन के करीब होगा। तो ये राइट आंसर होता है इसका। ठीक है, एक व्यक्ति के एक जीनोम है ना, एक जीनोम में जो है एक जो क्षार युग्म की संख्या होती है 10⁻3 × 10⁹ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है किसको अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, किसको जो है अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है। क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है। ऑप्शन है आपका निद्रा रोग, ऑप्शन बी में आपका हीमोफीलिया बी, ऑप्शन सी में है आपका हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी में है आपका डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हेमोफीलिया बी को क्या कहा जाता है, क्रिसमस बीमारी भी कहा जाता है। पहले नाम से पहले जानते थे। ठीक है, क्रिसमस बीमारी। ठीक है, निद्रा रोग जो होता है वह ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिपेनोसोमा ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है, और डायनोस ये जो है, और ये जो है हीमोफीलिया बी जो है आपको पता होगा, हीमोफीलिया बी जो होते हैं जेनेटिक रोग होते हैं, अनुवांशिक बीमारी होते हैं। रक्त थक्का नहीं होने के कारण जो हीमोफीलिया बी होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें गुणसूत्र पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आ जाता है तो यहाँ पे जो है कौन सा बीमारी हो जाता है, डाउन सिंड्रोम होता है। यानी कि पहले जो होता है 2n रहता है। ठीक है, और इसके जगह पर एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे जो है पहले जो कितना होता है 46 होते हैं, एक्स्ट्रा आ गया तो 47 हो गया। ठीक है,
तो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, तो इसमें बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में परिवर्तन कहलाता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन क्या कहलाएगा? म्यूटाजेन, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन या फिर अनुवादन का स्थानांतरण। क्या होगा राइट आंसर? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जब होता है डीएनए में तो इस प्रक्रिया को म्यूटाजेन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को म्यूटाजेन कहते हैं, लेकिन जब हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, ये तो देखे थे ना पहले भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर बालक में लैंगिक पूरक होता है। डाउन सिंड्रोम में पीड़ित बालक के लैंगिक पूरक क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, XY होगा, XY गुणसूत्र होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, XXY गुणसूत्र से युक्त व्यक्ति पीड़ित होते हैं, यानी कि XXY है। आपको पता है कि किसी में जो है, देखिए ये होता कैसे है, डाउन सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कोई भी सिंड्रोम होता है तो कैसे होता है। ये हो गया मेल का गुणसूत्र, इसको लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हो गया फीमेल का। जब यहाँ से XX आता है तो लड़का लड़की होता है। ठीक है, जब यहाँ पे है ना प्रतिकरण करता है तो यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष का जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, इधर से विभाजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2n के रूप में रहता है, आपको पता होगा। जब यहाँ विभाजित नहीं करता है तो 2n के रूप में डायरेक्ट आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इसमें जो सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। सिंड्रोम जो है ये बताना है XXY से गुणसूत्र से है कौन से पीड़ित बीमारी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण कौन सा लक्षण दिखाई देता है? बांझापन। ठीक है, इसमें क्या होता है? बांझापन। और जो है शरीर छोटे होते हैं, और जो इसमें जो बॉयज होते हैं इसमें जो है इसका जो अच्छा तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? ऐसा प्यूरिन जो डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है। एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन, गुआनिन और साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या होगा राइट आंसर? डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले जो है क्या प्यूरिन कौन से हैं? देखिए, साइटोसिन, थाइमिन, ये दोनों क्या होते हैं? पिरामिडिन होते हैं। ठीक है, साइटोसिन, ये क्या, और थाइमिडिन, ये दोनों क्या होते हैं? पिरामिडिन होते हैं, पिरामिडिन। ठीक है, ये दोनों क्या होता है? पिरामिडिन। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है प्यूरिन के बारे में, ना कि पिरामिडिन के बारे में। यहाँ पे एडेनिन तो है, लेकिन थाइमिन क्या है? एक क्या है? पिरामिडिन है। ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी में है एडेनिन और गुआनिन। यहाँ पे एडेनिन भी जो है क्या है? प्यूरिन है, और गुआनिन भी क्या है? प्यूरिन है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुआनिन और साइटोसिन, देखिए गुआनिन जो है क्या है आपको पता है? गुआनिन जो है एक प्यूरिन है, लेकिन साइटोसिन क्या है? एक पिरामिडिन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। साइटोसिन और थाइमिडिन ये दोनों चीज़ तो है आप अभी बताए हैं, क्या है? पिरामिडिन है। तो ये भी आंसर गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर सही बी जो है ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य लक्षण है? क्या है इसका मुख्य लक्षण? कीट प्रतिरोधकता, लाइसिन की उच्च मात्रा, प्रोटीन की उच्च मात्रा, विटामिन ए की उच्च मात्रा। सुनहरा चावल जो होते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन राइस भी कहते हैं, ठीक है, भविष्य में ट्रांसजेनिक फसल है, किसका प्रमुख लक्षण है?
याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, विटामिन ए की इसमें जो है ना उच्च मात्रा पाई जाती है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट 100% कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।